नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक स्कूल की वार्डन और 3 बेटियों की मां की मौत हो जाती है। पुलिस से लेकर निचली अदालत तक यही कहती है कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन तीनों बेटियां ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनकी मां इस तरह दुनिया में उन्हें अकेला छोड़कर जा सकती है। बस इसी के बाद मां की मौत का सच सामने लाने के लिए तीनों बेटियों की जद्दोजहद की जो कहानी शुरू होती है, वो आप में से हर एक को सुननी चाहिए। देश की अलग अलग अदालतों ने न जाने कितने ही फैसले सुनाए होंगे, लेकिन ये वो तारीख थी जब पटना हाई कोर्ट ने मौत की एक पहेली को सुलझाने के लिए एक केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ऐतिहासिक इसलिए कि अमूमन ऐसे मामलों में अदालतें जांच कमेटी, एसआईटी, न्यायिक आयोग, सीआईडी, सीबीआई से जांच कराने का हुक्म देती है, लेकिन यह पहली बार था जब पटना हाई कोर्ट बाकायदा एक आईपीएस अफसर का नाम लेती है और कहती है कि मौत की इस पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी उसी आईपीएस अफसर को सौंपी जाए। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ये भी आदेश देती है कि जांच के लिए वो आईपीएस अफसर खुद एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाएंगे और उस टीम के सदस्यों को भी खुद चुनेंगे। पटना हाई कोर्ट ने जिन आईपीएस अफसर का नाम लेकर उन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी, वो ये है बिहार के मगध रेंज के आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विकास वैभव। इस प्रकार के आदेश सामान्यतः नहीं दिए जाते हैं, तो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अपनी टीम के सदस्य भी आपको खुद चुनना है। तो टीम के सदस्य भी चुने गए हैं, अलग अलग बिहार के अलग अलग इकाइयों में आज काम कर रहे हैं, जिन पर मुझे विश्वास है कि अच्छे से इस केस को इन्वेस्टिगेट करके सही कंक्लूजन तक ले जाएंगे। तो पटना हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की जानकारी तो आपको मिल गई। अब सवाल ये है कि आखिर मौत की वो पहेली है क्या, किसकी मौत हुई, कहां हुई, और लोकल थाने या आईओ को छोड़कर हाई कोर्ट एक आईपीएस को ही इस पहेली को सुलझाने के लिए क्यों कह रही। तो चलिए पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उस जगह पर चलते हैं जहां से इस पहेली की शुरुआत हुई थी। 8 अप्रैल 2026 को पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसके ठीक 5 दिन बाद 13 अप्रैल 2026 को आईजी विकास वैभव अपनी नई नवेली एसआईटी टीम के साथ बेगूसराय के इस स्कूल में पहुंच जाते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, यही नाम है इस स्कूल का। 5 साल पहले इसी स्कूल की वार्डन रिंकू कुमारी की एक क्लासरूम में मौत हो जाती है। गले में फंदा था और एक सिरा पंखे से बंधा था। पुलिस ने मामले की जांच की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और इस केस को सुसाइड बताकर अदालत में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी। बेगूसराय जिले के कस्तूरबा विद्यालय में 4 अप्रैल 2021 को वार्डन रिंकू देवी जी का डेड बॉडी पाया गया था। इसमें उनकी पुत्री के आवेदन पर अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई थी हत्या की। पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो शव को इंक्वेस्ट किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मामला एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब लटकने के कारण फांसी लगाने से मृत्यु होना पाया गया और इसी दिशा में अनुसंधान चलती रही और बाद में पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन आत्महत्या पाते हुए इस प्रकार का न्यायालय में समर्पित किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया गया। अब चूंकि रिंकू की मौत की कहानी उसी स्कूल से शुरू हुई, तो एसआईटी की जांच भी यहीं से शुरू होती है। बाकायदा फॉरेंसिक टीम के साथ एसआईटी स्कूल पहुंचती है। रिंकू की 3 बेटियों में से 2 बेटी भी एसआईटी के साथ थी। बेगूसराय के बीरपुर कस्तूरबा विद्यालय में अप्रैल 2021 में एक वार्डन की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके बाद उसकी पुत्री ने हाई कोर्ट में री सुपरविजन के लिए किया था, जिसके बाद आईपीएस मगध रेंज के आईजी विकास वैभव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और वह एसआईटी की टीम अभी कस्तूरबा विद्यालय पहुंची है। आप देख सकते हैं आईजी विकास वैभव के नेतृत्व में जो एसआईटी का गठन किया गया था, उसमें बेगूसराय खगड़िया रेंज के डीआईजी हैं, कई डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो अभी घटनास्थल पर पहुंची है और लगातार
आज दिन भर बेगूसराय डीआईजी कार्यालय में उनके परिजनों से बातचीत की, उनकी बेटियों से बात की गई कि किस तरह से उस वक्त घटना हुई थी, क्या क्या इनका आरोप है, इस बात को लेकर पूछताछ की गई है। जिसके बाद एसआईटी की टीम अभी घटना स्थल का मुआयना करने के लिए कस्तूरबा विद्यालय पहुंची है। तो एसआईटी की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी, पर सवाल यह है कि 5 साल पुराने क्राइम सीन से एसआईटी को नए सबूत कहां से मिलेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि 5 साल तक इस स्कूल की वार्डन रिंकू की मौत की पहेली ही बनकर क्यों रह गई। जो काम लोकल पुलिस का था उसे एसआईटी को क्यों करना पड़ रहा है। आखिर मामला एक आम मौत का ही तो है। तो इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपको इन 3 लड़कियों से मिलना जरूरी है। ये तेजस्विनी है, ये चेतना और ये लूसी। ये तीनों कोई और नहीं, वार्डन रिंकू कुमारी की 3 बेटियां हैं। इनकी पूरी दुनिया बस इनकी मां थी, क्योंकि पिता है नहीं। यही वो 3 बेटियां हैं जो बीते 5 सालों से सिर्फ एक जिद पकड़े हुए थी, और वो ये कि उनकी मां कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती। न वो इतनी कमजोर थी और न ही वो अपनी तीनों बेटियों को यूं अनाथ छोड़कर जा सकती थी। असल में इन्हीं 3 बेटियों की पूरी कहानी है ये। कहानी इनके हौसलों की, कहानी इनके जज्बों की, कहानी हार न मानने की, और कहानी पूरे सिस्टम से लड़ जाने की। हमें घटना के दिन से ही कोई संदेह नहीं था कि ये आत्महत्या है। ये हमें पूर्ण भरोसा था कि ये हत्या ही है। वो बहुत ही साजिश के तहत ये हत्या किया गया है। हमारी माँ कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। वो इतनी काबिल और इतनी वो टैलेंटेड थी, और वो निर्मम हत्या किया गया। जिस तरह 5 साल हम तीनों बहन तड़पे हैं, आखिर हमारी गुहार को सर तक पहुंचे हैं, और हम पता है, हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। बात 4 अप्रैल 2021 की है। तब कोरोना पूरे देश में फैला हुआ था। 2 गज की दूरी थी और देश के साथ साथ स्कूल भी बंद। पर रिंकू स्कूल की वार्डन थी, इसीलिए वो उस दिन स्कूल पहुंची। उसी दिन दोपहर 1 बजे स्कूल के इसी क्लासरूम में रिंकू की लाश पंखे से झूलती मिली। दोपहर 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना आई कि आपकी मां ने आत्महत्या कर ली। फिर हम लोग जब मम्मी के स्कूल पे पहुंचे, कस्तूरबा और आवासीय विद्यालय पहुंचे, तो वहां पे देखे मेरी मां का शव फर्श पे लिटाया हुआ है। फर्श पे लिटाया हुआ देखे, और पुलिस प्रशासन और अन्य लोग जो वहां पे फोटोग्राफी किए थे वो सब हम लोगों को दिखाए। तो उसमें देखे कि मेरी मां का शव गले में 2 फंदे का निशान था, एकदम गाढ़ा करके एक निशान था, और एक जो टांग के गया था उसका निशान था। तो हम लोगों, और फिर घुटने के बल बैठी हुई थी, तो हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या किया गया है। और इस चीज के लिए हम हर दरवाजे पे जाके खटखटाए, सबको आग्रह किए कि सर ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। फिर आयो समरेंद्र कुमार एफआईआर दर्ज करते हैं, और एफआईआर में लिख देते, कहते हैं कि हम जैसा बोल रहे वैसा लिखो, नहीं तो हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। इसके लिए भी हम हर जगह पे बोले, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लोकल पुलिस ने पहले दिन से ही केस का खून कर डाला था। जांच की नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आधी अधूरी थी, जिसमें बस इतना लिखा था कि सांस रुकने से मौत हुई है। शुरू में तो पुलिस ने फॉरेंसिक टीम भी नहीं बुलाई, बाद में बुलाई भी तो उनकी सलाह ही नहीं मानी। शायद पुलिस ठान चुकी थी कि वो रिंकू की वही मौत दिखाना चाहती है जो उसे पसंद है। एसआईटी के द्वारा जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया 13 जुलाई 2026 को, तो सबसे पहले पाया गया कि घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा उस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, और फोरेंसिक टीम के द्वारा ओपिनियन दिया गया था कि घटना का कारण स्ट्रेंगुलेशन। लेकिन तत्कालीन जो आईओ थे उनके द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ही मुख्य रूप से अनुसंधान में अन्य विषयों पर नहीं ध्यान देते हुए इस केस का अनुसंधान बंद कर दिया गया। हैरत की बात यह थी कि 4 अप्रैल 2026 को जिस दिन रिंकू की मौत हुई, उस दिन स्कूल का सीसीटीवी कैमरा कुल 1.5 घंटे के लिए खराब रहा। जब ये सारी चीजें हुई, 1.5 घंटे बाद हैरतअंगेज तौर पर सीसीटीवी कैमरा भी अपने आप ठीक हो गया। लेकिन इस हैरत या चमत्कार पर लोकल पुलिस ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, वरना क्या पता शायद उसी दिन मौत की ये पहेली सुलझ जाती। 4/4/21 को मेरी माँ कस्तूरबा विद्यालय में आई है, और आने के बाद सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया है।
और बबलू कुमार का कहना है 12 बजे वो आया है और 1:30 बजे वो सीसीटीवी कैमरा चालू हुआ है। ये 1.5 घंटे का अंतराल वो बताएगा। खैर, तीनों बेटियों की बार बार की गुहार के बावजूद लोकल पुलिस ने रिंकू की मौत को खुदकुशी बताकर केस बंद कर दिया। बाकायदा कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी। लगा अब सब कुछ खत्म। लेकिन तब नई नई कॉलेज में पहुंची रिंकू की दोनों बड़ी बेटियां तेजस्विनी और चेतना ने अपनी छोटी बहन लूसी के साथ मिलकर ये तय किया कि वो अपनी मां की मौत का सच जमाने के सामने लाकर रहेगी। इसी के बाद इनकी जद्दोजहद शुरू होती है। एक तरफ ग्रेजुएशन की पढ़ाई और दूसरी तरफ इंसाफ की लड़ाई। इन तीनों बहनों ने बिहार पुलिस का शायद ही कोई ऐसा अफसर हो जिसके दर पर हाजिरी न लगाई हो, मगर हर तरफ से नाउम्मीदी ही हाथ लगी। पुलिस समरेंद्र कुमार इस चीज को बता दिया कि आत्महत्या है, क्योंकि वो भी मिले हुए थे। इसमें हमें पूरा भरोसा है कि वो भी मिले हुए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ऐसे एविडेंस थे जिससे पता लग सकता था, प्रूव हो सकता था तुरंत का तुरंत कि ये हत्या ही है। लेकिन उसने उसका सब चीज, सारे एविडेंस को समरेंद्र कुमार और उसके साथियों ने मिलके, जो भी इसमें था मिला हुआ, सब ने उस प्रूफ को, सारे एविडेंस को उसने डिलीट कर दिया, उसने खत्म कर दिया। ये उसी टाइम सिद्ध हो जाता कि ये हत्या ही है, लेकिन नहीं, उसने दबाते गया है। और हम लोग का बेगूसराय में हर जगह अपना गुहार लगाए, लेकिन हम पीड़ित परिवार का उस समय नहीं सुने। पुलिस से मायूस होकर एक वक्त ऐसा भी आया जब तीनों बहनें बेगूसराय लोअर कोर्ट पहुंची। पर कमाल देखिए कि एक भी सुनवाई किए बगैर बस तारीख पे तारीख देते हुए, बिना तीनों बहनों को सुने हुए, निचली अदालत ने भी यह मान लिया कि पुलिस की जांच सही थी और उनकी मां रिंकू ने खुदकुशी ही की थी। हमारी माँ कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। वो इतनी काबिल और इतनी वो टैलेंटेड थी, और वो निर्मम हत्या किया गया। जिस तरह 5 साल हम तीनों बहन तड़पे हैं, आखिर हमारी गुहार को सर तक पहुंचे हैं। हताश निराश हो गए थे जब हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम लोगों को न्याय नहीं मिला, कोर्ट केस को खारिज कर दी थी, तब हम लोग फिर पूरा तरह से निराश हो गए। पहले पुलिस फिर निचली अदालत का फैसला किसी की भी हिम्मत तोड़ कर रखते, और ये तो बच्चियां थी पर हारी नहीं। निचली अदालत से मायूस होने के बाद अब तीनों बहनें बिहार की सबसे बड़ी अदालत का रुख करती हैं, यानी पटना हाई कोर्ट। 5 साल से अपनी मां की मौत से जुड़े हर दस्तावेज इन तीनों बेटियों ने संभाल रखे थे। उन्हें देखते ही हाई कोर्ट को पहली नजर में ही लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर पूरे 5 साल की जद्दोजहद के बाद इस साल 8 अप्रैल को पहली बार तीनों बहनों को इंसाफ की लौ नजर आती है। माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को आदेश आया, और आदेश में हम लोगों को थोड़ा सा खुशी हुई कि हम लोगों का बात की कोई रखे हैं। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी आकांक्षा मैम, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, आकांक्षा मालवीय। उसके बाद हमारे संदीप साहिल सर हैं, जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाया। और उसके बाद सबसे बड़ा योगदान और सहयोग हमारे आईजी विकास वैभव सर, एसआईटी टीम, पूरे एसआईटी टीम का सहयोग है, जिसमें आईजी विकास वैभव सर हैं, शैलेश कुमार सिन्हा सर हैं, और अभिनव सर हैं, अलय वर्ष हैं। बाकी जो भी एसआईटी टीम है, उन सब का बहुत बहुत आभार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आईजी विकास वैभव की अगुवाई में 13 जुलाई को जांच शुरू होती है, और सिर्फ 15 दिन के अंदर एसआईटी उस पहेली को सुलझा देती है जो बीते 5 सालों से अनसुलझी थी। एसआईटी के द्वारा जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया 13 जुलाई 2026 को, तो सबसे पहले पाया गया कि घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा उस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, और फोरेंसिक टीम के द्वारा ओपिनियन दिया गया था कि घटना का कारण स्ट्रेंगुलेशन। लेकिन तत्कालीन जो आईओ थे, उनके द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ही मुख्य रूप से अनुसंधान में अन्य विषयों पर नहीं ध्यान देते हुए इस केस का अनुसंधान बंद कर दिया गया। रिंकू की मौत को पहेली बनाने वालों में पुलिस के साथ साथ वो डॉक्टर भी शामिल था जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। एसआईटी ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की, फिर बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड से राय ली। अभी जो हम लोगों ने इस केस का नए सिरे से अनुसंधान किया, तो फोरेंसिक टीम का भी एग्जामिनेशन किया गया, किस आधार पर उनके द्वारा ऐसे ओपिनियन को दिया गया, इस पर जो पूछताछ की गई तो अनेक महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आई।
डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनका भी जो एग्जामिनेशन किया गया और उनको फोरेंसिक टीम के साथ कन्फ्रंट किया गया, जो बातें थी तो नई बातें प्रकाश में आई, जिसमें कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था उन्होंने भी बताया कि ये होमिसाइडल हैंगिंग हो सकती है। तब मेडिकल बोर्ड के पास ओपिनियन के लिए जब मामले को भेजा गया तो और स्पष्ट हो गया कि स्ट्रैंगुलेशन के कारण ही हत्या हुई। अब रिंकू की मौत का बाकी का सच जानने के लिए एसआईटी ने एक एक कर सारे चश्मदीदों से पूछताछ की। उस दिन स्कूल कौन कौन आया, कब गया, सारी जानकारी इकट्ठा की। घटनास्थल पे साक्ष्य देने के लिए अनेक अपील हम लोगों ने पब्लिक में की थी। इन अपील के कारण इस केस से जुड़े बड़े अत्यंत महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स हम लोगों को मिले और अनेक ऐसे साक्षी उपस्थित हुए जिसमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो उस घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थित हुए थे उनका भी बयान देने का एसआईटी को अवसर मिल पाया और साथ में टेक्निकल जो एविडेंसेस उस समय कलेक्ट हुए थे उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। ऐसे साक्षी जिन्होंने अभियुक्तों को देखा था जाते समय, उतरते समय, विद्यालय में प्रवेश करते समय, उनका भी बयान दिया गया। अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी और कहानी सामने थी। वही कहानी जो बीते 5 सालों से रिंकू की 3 बेटियां कह कहकर थक चुकी थी। कहानी पूरी कुछ यूं थी। रिंकू ने इलाके के एक शख्स कौशल को 15 लाख रुपए दिए थे जमीन के लिए। वो पैसे लौटा नहीं रहा था। फिर मामला पंचायत तक गया। तय ये हुआ कि 4 अप्रैल 2021 को दोपहर 1 बजे कौशल पंचायत के सामने 15 लाख रुपए रिंकू को लौटाएगा। लेकिन उस दिन 1 बजे पैसे तो नहीं मिलते, रिंकू की मौत की खबर जरूर मिल जाती है। मेरी माँ का 15 लाख रुपए का कौशल कुमार से लेन देन चल रहा था। जमीन के लिए वो पैसा दी थी, लेकिन ना हम लोगों को जमीन मिला ना पैसे मिले। फिर मेरी माँ जिन जिन से पैसे लिए थे उन सब का जोर पड़ने लगा मेरी माँ पे। तो उन लोगों का क्या, फिर मेरी माँ ने कौशल कुमार को कहा कि मुझे मेरा जमीन दे दो या फिर मेरा पैसा लौटा दो। फिर 4/4/21 को पैसा देने का वादा किया था कौशल कुमार ने और हम लोगों को 1 बजे के दोपहर 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना आई कि आपकी माँ ने आत्महत्या कर ली। जो मृतिका थी उनके पड़ोसी हैं कौशल कुमार, जिनसे लंबे समय से लेन देन पैसों की चल रही थी और मृतिका के द्वारा मांग भी की गई थी जिसके पुष्ट प्रमाण मिले हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे लेन देन का विवाद चल रहा था, कौशल कुमार और विद्यालय के केयर टेकर अजीत कुमार बबलू, जिनके द्वारा इस घटना के समय उपस्थित होने की बात अनुसंधान में प्रकाश में आई। इस घटना में अनेक ऐसी बातें थी जो इस घटना को और संदिग्ध बना रही थी। सीसीटीवी फुटेज बंद था और पुलिस का जो अनुसंधान हुआ था उसमें आईओ के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्यों को संकलित नहीं किया गया, जो अपने आप में एक अनुसंधान का बिंदु है। तो इन बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सभी साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं और अन्य बिंदुओं पर भी जांच चल रही है। रिंकू के कत्ल के इल्जाम में कौशल के अलावा जिस दूसरे शख्स अजीत कुमार उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है वो इसी स्कूल का केयर टेकर है। 4 अप्रैल 2026 को जब रिंकू स्कूल पहुंची उसके कुछ देर बाद ही बबलू ने सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। इसी के बाद स्कूल के पिछले रास्ते से कौशल अंदर आया और फिर दोनों ने मिलकर इसी कमरे में रिंकू की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर इसे खुदकुशी का रंग देने के लिए गले में फंदा डालकर उसे पंखे से लटका दिया। लंबे 5 सालों बाद तीनों बहनों को अब जब इंसाफ मिला तो पहली बार पुलिस के लिए उनके मुंह से थैंक यू निकला। थैंक यू सर, आपका बहुत ज्यादा सहयोग है सर। 5 साल हम लोग किस तरह गुजारे हैं, जिंदगी किस तरह जिए हैं, तीनों बहन हम लोग जानते हैं और आप इतना जल्दी इसका खुलासा कर दिए, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक।